नमस्कार, स्वागत है आप सबका ऑल जोन टाइम्स न्यूज के खास शो जनता की अदालत में और मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। दर्शकों, जनता की अदालत में हम हर बार आपकी मुलाकात एक चर्चित हस्ती से करवाते हैं। इस बार जनता की अदालत में जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी जी। आपको बता दें कि डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी जी अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं और इसीलिए यह धर्म, आध्यात्मिकता और अंतरजातीय संवाद के सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए आपको सीधा ले चलते हैं जनता की अदालत में, जहां डॉक्टर इलियासी जी पर जनता की ओर से आरोप लगाएंगे ऑल जोन टाइम्स के प्रबंध संपादक आशीष जैन जी। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, जिससे हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जैन स्वागत करता हूं आप सबका ऑल जोन टाइम्स के इस खास कार्यक्रम जनता की अदालत में। आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले जी हम इलियासी जी पर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज तक के सफर पर। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं और कई वर्षों से सर्वधर्म समभाव की भावना से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर इलियासी को देशभगत विश्वविद्यालय पंजाब द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। भारत के इतिहास में पहली बार है कि मस्जिद के एक इमाम को ऐसी उच्चतम पद से सम्मानित किया गया है। 18 अप्रैल 1961 और 24 अप्रैल 1963 को वियना के शैक्षिक विकास पर आर्थिक सहयोग के लिए शैक्षिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मिशन, राजनयिक और काउंसलर संबंधों के विषय में डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया, जो कि भारत और दुनिया के इमामों के समुदाय के लिए गर्व का क्षण था। डॉक्टर इमाम इलियासी को शांति और सद्भाव के योगदान के लिए सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर इमाम संगठन का वैश्विक चेहरा है और इसलिए यह धर्म, आध्यात्मिकता और अंतरजातीय संवाद के सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व भी करते हैं। डॉक्टर इमाम अक्सर भारत के भीतर और बाहर यात्रा करते रहते हैं। डॉक्टर इमाम को इस्लामी न्याय शास्त्र में पारंगत माना जाता है, इसलिए प्रासंगिक मुद्दों में उनकी राय को प्रामाणिक और विश्वसनीय मानते हैं। वह उन कुछ इस्लामिक विद्वानों में से हैं जो उग्रवाद और आतंकवाद पर बहुत ही स्पष्ट रूप में अपनी बात को रखते हैं। उनके ऐसा स्वभाव के कारण उन्हें तर्कवादी भी कहा जाता है। जनता की अदालत में डॉक्टर इमाम अहमद उमर इलियासी जी पर पहला आरोप है कि मुस्लिम समाज भारत को अपना देश नहीं मानता। ऐसा भी देखा जाता है कि जेएनयू में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाता है, इंडिया हार जाता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती। ये क्या कारण है कि 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो आज तक भारत को अपना देश नहीं मान पाए। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, इस्लाम का हिस्सा है राष्ट्रवाद। हम अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति वफादार हों, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो लोग हमारे देश के प्रति, देश के खिलाफ बोलेंगे वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, पहली बात ये है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि हर समाज के अंदर अच्छे लोगों की मेजॉरिटी है। चंद लोग होते हैं जो ख़राब होते हैं, लेकिन चंद लोगों के ख़राब होने की वजह से सारा समाज ख़राब है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इस पर हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क से वफादारी करें और मुल्क में रहकर मुल्क की तरक्की की तरफ अपनी हिस्सेदारी को अदा करें। जनता की अदालत में आप पर आरोप है कि देश में मुस्लिम भाइयों में डर का माहौल है, फिर भी आप मोदी जी का समर्थन करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय देश में एक डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि
नसरुद्दीन शाह, आमिर खान, ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, और यहाँ तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी, वो भी कह चुके हैं कि भारत में रहने में डर लगता है। तो क्या कारण है कि उसके बावजूद भी आप मोदी जी का समर्थन करते हैं? देखिए, मोदी जी का जहाँ तक समर्थन की बात है, वो हमारी तरफ से हमने हमेशा से ये बात कही है कि आज हमें देश को तरक्की की तरफ हमें ले जाना होगा। हमें एक बदलाव की ज़रूरत थी जो 70 सालों से, जो कि हम मुसलमानों को ख़ास तौर पर 1947 के बाद से हमें सिर्फ डराया गया, हमें दबाया गया और हमारा इस्तेमाल किया गया। उन्हीं हुकूमतों ने जिन्होंने हमें हमारा इस्तेमाल किया, उन्होंने हमें दलितों से भी नीचे आज हमारी पोजीशन हो गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स भी वही लोग लेके आए। रंगनाथ कमीशन मिश्रा की सिफारशात की बात भी उन्होंने करी, लेकिन अफसोस की बात उन्होंने नहीं करी। आज मोदी जी आए, मोदी जी ने एक डेवलपमेंट की बात की, मोदी जी ने एक बात कहा, उनका एक नारा रहा, सबका साथ सबका विकास। आप ये बताइए, क्या दंगे फसाद क्या मोदी सरकार या मोदी हुकूमत से पहले किसी ने नहीं किए? क्या हुकूमत यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह के हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं हुए? तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो वक्त हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब ख़त्म हो रहा है, जाति धर्म पंथ सब ख़त्म हो रहा है। यहाँ सिर्फ अब बात होने वाली है भारत और भारतीयता की। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, सबका साथ सबका विकास की ओर चलें। जनता का आरोप है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाएं तो खुश हैं, पर मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। आपने जो बात बोली, अगर हर व्यक्ति ये बात बोलने लगे आपकी तरह, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा भारत जो है विकास की ओर जरूर आगे बढ़ेगा। मोदी जी की बात हो रही है, तो मोदी जी ने जो 3 तलाक की जो बात है मुस्लिम संप्रदाय में, उसके विरोध में उन्होंने जब अभियान छेड़ा, तो क्या कारण है कि जो मुस्लिम समाज के हमारे नेता हैं वही उनके विरोध में खड़े हो गए, और जबकि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं वो इससे बड़ी खुश हैं? देखिए, औरतों की जहाँ तक हुकूक की बात है, वो इस्लाम के अंदर औरतों का बहुत बड़ा दर्जा है और औरतों का बहुत बड़ा सम्मान है। इस्लाम औरतों की पूरी बराबरी का हक देता है। मैं एक बात आपके सामने इस चैनल को वाज़े तौर पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि औरतों का, मर्दों का इस्लाम के अंदर दोनों का बराबर का हक है। जिस तरह से मर्द को तलाक देने का अधिकार है, इसी तरह से औरत को खुला लेने का अधिकार है। बात तलाक की तो सबने करी, लेकिन खुला की बात किसी ने नहीं करी। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर औरत शादी होके आती है, अगर उसे मर्द पसंद नहीं है, तो उसे पूरा अधिकार है खुला लेने का। खुला के माने आज़ादी के होते हैं, तो उसको भी उतना ही अधिकार है कि वो खुला ले सकती है और खुला लेकर वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकती है। तो मुझे लगता है कि इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। क्या कारण है कि 70 वर्षों में भी मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया? अभी आपने 70 साल की बात करी, ये बिल्कुल ठीक है कि 70 साल से सारी पार्टियां धीरे धीरे आज मुस्लिम संप्रदाय की बात करती है, लेकिन इतनी सारी पार्टियां उनको सहयोग, उनको समर्थन देने की बात करती है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज की अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आप किसको आरोपी मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति जो है, जो इस वक्त जो मुसलमानों की जो कमज़ोर है, उसकी वजह है बुनियादी तालीम की कमी होना। हमारे यहाँ तालीम की कमी होने की वजह से हम लोग आगे मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके। तो हमें ज़रूरत इस बात की तालीम की, और तालीम की तरफ अब ज़रूरत है। हमारी हुकूमतों से भी हमने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूलों की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आओ हम तालीम की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मुस्लिम नेताओं पर आरोप है कि मदरसों के बच्चों को जानबूझकर आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा माना जाता है, ऐसा आरोप लगता है कि जो हमारे मौलाना हैं या जो राजनीतिक नेता हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो जो फतवे ये निकाले जाते हैं उनको वो मानने से इनकार कर देंगे। तो जानबूझ करके उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इस आरोप को आप कैसे मानेंगे?
देखिए, मैं इस धारणा को बिल्कुल इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मदरसों के अंदर आज भी मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। रिलीजियस के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन दोनों इस समय हमारा बेस बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि मदरसों के अंदर अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिसमें हमने साइंस को, मैथ्स को, इंग्लिश को, अदर लैंग्वेजेस को हमने तरजीह दी है, और जिसमें बच्चे हमारे मदरसों के आगे दोनों तालीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय हिंदुस्तान की वो शख्सियत थे जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल करी, और उन्होंने स्त्री प्रथा को ख़त्म किया, जो कि जिंदा औरतें जिंदा और पति के साथ जला दिया जाता, तो इसलिए सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े लीडरान जिन्होंने मदरसों से तालीम हासिल करी है, तो मैं समझता हूँ कि मदरसे हों या गुरुकुल हों, हमें दोनों जगह में अभी इसी तालीम को देने की और इन दोनों को मिलवाने की असल ज़रूरत है। तो भारत के निर्माण में, भारत की तरक्की में सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश एक दिन ज़रूर विश्व गुरु बनेगा। जनता का आरोप है कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ सिर्फ नेताओं तक सीमित रहता है। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि भारत सरकार ने तो मुस्लिम समुदाय को बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, योजनाएं बनाई हुई हैं, यहाँ तक कि पूरे विश्व में अकेला भारत है जहाँ पर मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन देखने में ये आता है जो सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं वो समाज का जो ऊपरी तबका है वो तो उसका इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन समाज में जो गरीब तबका है वहाँ तक वो योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात हम लगातार पहले से, और तकरीबन हम इस बात को 20 सालों से इस काम पर हम लोग कर रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए कि जो फैसिलिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए, मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी को उसको रोज़गार करने के लिए सरकार की तरफ से एक मदद मिलती है, जिसको माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक 5,000 करोड़ का बजट है। लेकिन अफसोस की बात ये, वो बजट वापस चला जाता है क्योंकि वो जो ठेले वाले गरीब लोग हैं उन लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमारे लिए इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ सरकार की तरफ से मुहैया हुई हैं। तो अवेयरनेस की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर अवेयरनेस आ जाएगी तो बहुत बेहतर होगा, जिससे कि मुल्क की तरक्की में सब मिलजुल कर हिस्सा लेंगे। जनता का आरोप है कि मुस्लिम समाज के नेता अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को समर्थन देते हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो हाल ही में अब्दुल्ला जी ने बयान दिया है कि भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। क्या कारण है कि ऐसे ऐसे बयान ये देते हैं, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज ऐसे नेताओं को सहयोग करता है? देखिए, मैं आपको वाज़ेह तौर पर फिर ये बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था, है और रहेगा। हमेशा से भारत ने कश्मीर के लिए जितनी फैसिलिटीज़ दी हैं शायद इतनी किसी और स्टेट के लिए भी नहीं दी होंगी। तो मुझे लगता है कि अब हमारे नौजवान बच्चों के पास अब पत्थर नहीं कलम की ज़रूरत है, और जब उनके हाथ में कलम आ जाएगी, वो शिक्षित हो जाएंगे, तो इन जो अलगाववादी लोग जो उनको बहकाते हैं, जो उनको पत्थर चलाने के लिए उनको जो उकसाते हैं, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अब सियासत से काम नहीं चलेगा। अब हमें ईमानदारी से, ये वक्त आ गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और था और रहेगा। जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप मोदी जी से संतुष्ट हैं? मुझे याद है 2014 का जब चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पहली जो मीटिंग ली थी, इमाम उसमें सारे इकट्ठे हुए थे और आपका मीडिया में बयान आया था कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब अगले 5 साल में हम लोग देखेंगे और मोदी जी को भी ये साबित करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से सबको साथ लेके चलते हैं। अब वो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2019 आ चुका है, तो क्या आपने देखा और अब क्या आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो 5 साल काम किया, क्या उसमें वो सबको साथ लेके चलें? आप संतुष्ट हैं उनसे? जहाँ तक मोदी जी के डेवलपमेंट की बात है, उनका जो नारा सबका साथ सबका विकास, रोड्स बने वो हिंदू के और मुसलमान के, ईसाई के लिए, सब भारतवासियों के लिए बने, हॉस्पिटल्स बने वो सब भारतवासियों के लिए बने, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हुआ वो सब भारतवासियों के लिए। मुझे लगता है कि अब हमें ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए, ये हिंदू मुसलमान ये सब उसे ऊपर उठकर हमें भारत और भारतीयता की बात करनी चाहिए।
अब वक्त आ गया है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख चुके हैं। मैं तमाम बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, अब सिर्फ भारत और भारतीयता को मजबूत करने की तरफ हमें भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, इस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जनता का आरोप है कि आप मोदी जी का समर्थन कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं। समाज के कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप ये बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आप में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसे पूरी करने के लिए आप ये बातें करते हैं। तो ये बात, आरोप उनका जो आप पे लगाया जाता है, ये कहाँ तक ठीक है? कोई भी होता है, कोई भी शख्स है, किसी के ऊपर भी कोई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकसद है काम का। मेरा मकसद इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम सब लोगों को मिला के चलना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, आओ हम सब मिलकर राष्ट्र को तरक्की की तरफ ले जाएं, इसी पैगाम को आम करें। यही हमारा मकसद है, यही मेरा पैगाम है। इसे आप सियासत समझें, इसे आप धर्म समझें, ये अब आपकी सोच है, आप जो समझें। आज के इस मुलाकात की हमारी सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जो भी आप पे आरोप लगाए, आपने सारे आरोपों का जवाब बड़े संयम और धैर्य से दिया। और हम विश्वास करते हैं कि आप जैसा बुद्धिजीवी वर्ग समाज में इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विकास में काम आएगा। और अब अंत में ऑल जोन टाइम्स के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने दर्शकों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, ऑल जोन टाइम्स वालों को ख़ास तौर पर, कि जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से इंसानियत के पैगाम को आम किया है। सियासत अपनी जगह है, होनी चाहिए, सब करें। धर्म अपनी जगह है, जो सबको करना है सबको करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, जिसे आपने किया है। ऑल जोन टाइम्स के माध्यम से एक पैगाम जो इंसानियत का जाएगा, मुझे लगता है कि ये काम नहीं, इबादत है। और हमें दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, हमारे देश हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए, हमारा देश हिंदुस्तान में खुशहाली पैदा फरमाए। ये इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं अपने आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका शुक्रवार है और आपकी नमाज का समय हो रहा है, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जनता की अदालत की आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली बार जनता की अदालत में हम आपको मिलवाएंगे एक और चर्चित हस्ती से और पूछेंगे उनसे ऐसे ही कुछ तीखे सवाल। तब तक के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार।